सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज अपन स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी सीरीज चल रही थी, इसका अपना आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 4th वाला है। आप सबको पता है कि अपन साइंस का बेच लेके चला रहे हैं। इस साइंस के बेच में सबसे पहले अपन ने बायोलॉजी के अंदर क्या स्टार्ट किया है, जो जूलॉजी वाला पोर्शन है उस पोर्शन को स्टार्ट किया है। और जूलॉजी में भी अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अभी तक कितने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज वाला जो चौथा लेक्चर है उसको अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अपन ने भाई बाकी के 3 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जल्दी से आप देख लीजिए, उसके लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट है वो भी अपन ने बना रखी है। तो जो अपना फर्स्ट वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर अपन ने माउथ से लेके जो आपका पूरा का पूरा स्टमक है यहां वाले तक के पार्ट को क्या कर लिया था अपन ने, सॉरी ईसोफेगस वाले पार्ट तक को क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। सेकेंड लेक्चर के अंदर अपन ने ये वाला ओवरऑल बात करें तो कंप्लीट जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको 2 लेक्चर में अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जो तीसरा लेक्चर था उसमें अपन ने जो आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स थी इन तीनों ग्लैंड्स को अपन ने 3rd लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में ये आ गया था, सेकेंड लेक्चर में आपका ये आ गया था। तो ओवरऑल 3 लेक्चर है। अपन बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन्स है इनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपन ने देख ली थी। ये जो आज 4th वाला लेक्चर है इसके अंदर जो इंपोर्टेंट कुछ टर्म्स दी गई है या कुछ जो आपकी डिजीज दी गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसके अलावा जो फूड कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जो चीजें दी है थोड़ा सा उनको तो देख लेते हैं कि जो एग्जाम के अंदर कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज हो सकती है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस क्या होता है, आपको 3-4 पॉइंट दिए हुए होते हैं, उनके सामने ऐसे आंसर लिखा होता है, आपको वो बताना होता है कि ये वास्तव में चीज सही है या गलत है। फिर आपको नीचे ऑप्शन दिए होते हैं। आप सबको पता है कि जिस टाइम पे और अपन क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे आपको राइट याद जाएगा। तो पहले तो ये याद रखना है कि पीलिया आखिरकार क्या होता है। तो याद रखना पीलिया कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो याद रखना जो आपका लीवर है इस लीवर को क्या किया करता है, जो पीलिया है वो आपका सबसे पहले इफेक्ट करता है। मतलब यदि आपका लीवर इफेक्ट हो जाता है, लीवर प्रभावित हो जाता है तो आपको क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। अब जो पीलिया है इस पीलिया के अंदर नाम से पता चल रहा है, पीलिया मतलब शरीर क्या हो जाता है, इसमें पीला हो जाता है। जैसे कि जो आपकी आंखें हैं वो पीली दिखने लग जाती है, जो आपका यूरिन है वो आपका पीला हो जाता है, एंड आपके जो नाखून है ये नाखून भी क्या हो जाते हैं, आपके पीले हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई आखिरकार ये पीले क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन है कि ये पीले हो जाते हैं। तो अपन ने बात किया था कि जो आपका लीवर था ये लीवर क्या होता है, 2 पिगमेंट्स को सिक्रेशन करता है, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। अब जो आपका बिलिरुबिन होता है ये तो पीले रंग के लिए इफेक्ट होता है, एंड जो बिलिरुबिन होता है ये आपके हरे रंग के लिए इफेक्ट होता है। तो यदि शरीर के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है तो वो बढ़ जाएगी, तो सीधा बात है बिलिरुबिन क्या होता है, पीले कलर का होता है, तो शरीर में क्या हो जाएगा, आपके पीलिया हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो भाई जो आपका पीलिया है ये कौन से ऑर्गन के इफेक्ट के कारण होता है, लीवर के कारण होता है। इसके अंदर किस रीजन से होता है, किस रीजन से होता है कि जो आपका बिलिरुबिन है इसकी मात्रा क्या हो जाती है, शरीर में ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आपको पीलिया हो जाता है। चलिए आगे बात करें तो आ जाती है वोमिटिंग। वोमिटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि वोमिटिंग है ना, वोमिट होना मतलब जो भी आपका अनडाइजेस्ट फूड है स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक के यदि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है वो चीज तो वो क्या करते हैं अपन वोमिटिंग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो बोले तो अमाशय में बिना पचा हुआ भोजन होता है, ये मुख से माउथ से बाहर आने की जो प्रोसेस है ये क्या होती है, वोमिटिंग होती है। एंड इसके अलावा एक चीज याद रखना, जो आपका वोमिटिंग है ये कैसी होती है, एक तरह की प्रतिवर्ती क्रिया होती है। बोले तो आपकी रिफ्लेक्स आर्च होती है। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया वगैरह क्या होती है, ये जिस टाइम पे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, न्यूरॉन पढ़ेंगे, उस टाइम को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो वोमिटिंग सेंटर है वो पूछ लीजिए कि भाई वोमिटिंग सेंटर कौन सा होता है। तो याद रखना वोमिटिंग सेंटर कहां पर प्रेजेंट होता है, जो आपकी मेडुला होती है उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये भी जिस टाइम पे नर्वस सिस्टम ब्रेन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट आ जाता है डायरिया। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रही, एक्चुअल के अंदर ये आपके एनसीईआरटी में दी गई है तो ये चीज आपको पढ़नी होगी। डायरिया क्या होता है, डायरिया आप सीधी सी बात है कि यदि शरीर के अंदर क्या होता है, जो फूड पच चुका है अब उसके अंदर से मतलब कायदे से क्या होनी चाहिए, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, वो पचे हुए फूड में से क्या कर लेती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होती है, वाटर होते हैं, इनको ऑब्जॉर्व कर लेती है। अब एक्चुअल के अंदर मान लीजिए आंत में इंफेक्शन हो गया कि किसी भी रीजन से जो आपकी आंतें हैं वो क्या करती है, उस फूड में से जो वाटर हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, उनको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है, तो वो क्या होता है, लिक्विड के रूप में अपने शरीर से बाहर निकल जाता है। एक्चुअल में उसी को क्या बोला जाता है, डायरिया बोले तो दस्त लगना बोला जाता है। क्योंकि जो
मल होता है, जो स्टूल होता है, वो आपका किसके रूप में, लिक्विड के रूप में, सॉलिड के रूप में ना होके लिक्विड के रूप में आपके शरीर से निकल जाता है, उसी को क्या बोला जाता है भाई, डायरिया बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो आ जाती है कब्ज। कब्ज क्या होती है कि कब्ज के अंदर सीधी सी बात है, जो आपकी कोलोन मतलब लार्ज जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, उसका जो कोलोन वाला पार्ट होता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन अपन ने बात की थी 3 पार्ट होते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो बात करते हैं कि जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट होता है कोलोन, इस कोलोन के अंदर क्या होता है, यदि जो आपका मल है, जो स्टूल है, वो स्टूल यदि रुक जाता है तो क्या हो जाता है भाई, आपको कब्ज हो जाती है। आगे बात करें इनडाइजेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है, इनडाइजेशन मतलब शरीर के अंदर भोजन होता है, ये एक्चुअल में अच्छे से नहीं पचता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनडाइजेशन बोला जाता है। अब 2 पॉइंट अपन देख लेते हैं कि भाई जो आपका मल होता है, या ना जो आपका स्टूल होता है, पूछ लिया जाए कि भाई इसका रंग पीला क्यों होता है, तो पीला किसके कारण होता है, जो आपका बिलिरुबिन होता है, इसकी मात्रा के कारण क्या होता है, आपका जो रक्त मतलब सॉरी जो आपका मल होता है, उसका रंग क्या होता है, पीला होता है। इसके अलावा एक चीज और पूछ लीजिए कि भाई आपके मल के अंदर से दुर्गंध क्यों आती है, बदबू क्यों आती है, तो उसका रीजन क्या है, जो आपका इंडोल होता है एंड स्कीटोल होता है, इन दोनों के कारण क्या होता है, मल के अंदर से क्या आती है, दुर्गंध आती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको अच्छे से आप स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क आप इनको लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब कुछ अपन भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो जो आपके फूड है, ये मेनली इनके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो कौन सा आ जाता है, मैक्रो। बोले तो वह नाम से पता चल रहा है मैक्रो। मैक्रो मतलब इसके अंदर बड़े वाले आ जाएंगे। दूसरा कौन सा आ जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसके अंदर छोटे वाले आ जाएंगे। मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे चीज जो अपने शरीर को क्या होगी, सबसे ज्यादा उन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन होगी, आपकी फैट होगी, ये अपने शरीर को सबसे ज्यादा क्या होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो अपन फूड के रूप में, रोटी के रूप में, पिज्जा के रूप में, बर्गर के रूप में चीजें खा लेते हैं। जबकि बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अपने शरीर को इनकी भी जरूरत होती है, लेकिन ये अपन को थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर भी मिल जाता है, तो अपना शरीर क्या है, इनसे काम चला लेता है। लेकिन इनकी मात्रा क्या है, शरीर को ज्यादा चाहिए। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके क्या हो गए, वाटर हो गया, एंड आपके जो खनिज लवण वगैरह, साल्ट वगैरह, मिनरल्स वगैरह हो गए। इसके अलावा जो आपके विटामिन हो गए एंड आपके जो फाइबर्स हो गए, इनकी मात्रा है यदि शरीर के अंदर थोड़ी बहुत भी पहुंच जाती है तो कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन इनकी मात्रा शरीर में ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपन देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट अपन देख लेते हैं कि मान लीजिए पूछ लिया जाए कि भाई शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो याद रखना शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले पोषक तत्व आपके 3 हैं। कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा एंड आपका कौन आ जाता है, प्रोटीन। तो याद रखना पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, फिर आपकी फैट आ जाती है, उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो जो आपका शरीर है, इस शरीर की है ना, जो आपकी बॉडी है, जो मसल्स है, इनको बनाने का काम कौन सा करता है, बोले तो शरीर का निर्माणकारी खंड कौन सा है, बोले तो जो आपकी बिल्डिंग जो ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, वो कौन है, तो याद रखना वो आपका कौन होता है, प्रोटीन होता है। तभी तो आपने देखा होगा जिम वगैरह में जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि प्रोटीन खाइए। तो प्रोटीन क्या करता है, जो आपकी मसल्स है, बाइसेप्स है, इनको बनाने के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है। इसके अलावा बात करें तो देखिए कुछ एक ऐसी भी चीजें होती है जो क्या होती है, मेटाबॉलिक जो आपकी क्रियाएं होती है, एक्शन होती है, उसके अंदर कुछ चीजें क्या होती है, रेगुलेट करती है। तो वो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है उनको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, जो आपके विटामिन होते हैं इनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए इसको पढ़ने की अपन कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी जो आपका विटामिन है, इस विटामिन को थोड़ा सा देख लेते हैं। और याद रखना विटामिन से रिलेटेड आपको एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। तो आज वाला जो अपन स्लाइड देखेंगे इसके अंदर 100% आपको एक क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिल जाएगा।
हो सकता है 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले। मेन यदि पर बात करें कि विटामिन क्या है, तो याद रखना जो आपके विटामिन होते हैं ये एक तरीके कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने शरीर में इनकी बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए, नहीं, यदि थोड़ी बहुत भी फूड के अंदर इसकी मात्रा है तो अपना शरीर क्या कर लेता है, उस चीज को चला लेता है। लेकिन यदि शरीर में थोड़ी मात्रा भी अपने शरीर के अंदर कम हो जाती है, मतलब जितनी चाहिए उतना शरीर के अंदर ठीक है, यदि ज्यादा हो जाता है तो भी अपन को कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, यदि वो कम होगी तो भी अपने शरीर में क्या हो जाएगी, उस चीज की क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। तो याद रखना जो आपके विटामिन होते हैं ना, ये शरीर के लिए क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनकी मात्रा है वो थोड़ी बहुत तो या बोले तो पर्याप्त मात्रा अपने शरीर में होनी ही चाहिए। यदि शरीर में इनकी मात्रा नहीं होगी तो इनकी कमी से क्या हो जाती है, अपन को डिजीज हो जाती है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि विटामिन आखिरकार क्या होते हैं, क्या इनकी रोल रहता है। तो बात करें तो जो आपके विटामिन है, सीधी सी बात है, कार्बनिक कंपाउंड है, बोले तो ऑर्गेनिक आपके कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा जो आपके विटामिन है इनकी शरीर के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा भी अपने शरीर के अंदर पहुंच जाती है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, ज्यादा मात्रा में ये अपन को नहीं चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो आपके विटामिन होते हैं ये एक तरह से, जिस तरह से जो हार्मोन्स काम करते हैं ना, ठीक वैसे ही विटामिन भी क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर हार्मोन के जैसे ही काम करते हैं। लेकिन याद रखना जो आपके विटामिन है, कई बार जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सत्य वाले की भाई बताइए ये कथन सही है या नहीं है, तो उसके अंदर ये वाली लाइन कई बार एग्जाम में जाती है। तो इसको याद रखना कि जो आपके विटामिन है इनसे किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। डोंट गेट एनी एनर्जी, कि मतलब इनसे किसी भी तरह से अपने शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है। लेकिन जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मतलब जो आपकी उपापचयी क्रियाएं होती है, उनके अंदर इनका क्या रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आपको याद रखना है। आगे बात करें तो जो आपके विटामिन है इसकी कमी से क्या हो सकता है, आपको कुछ डिसीज भी हो सकती है। तो और कुछ नहीं, बस इस स्लाइड में आपको ये जो आपके विटामिन है वाली ये जो वाली लाइन है, इस लाइन को आपको याद रखना है। इसको आप नोट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि विटामिन वगैरह की खोज किसने की थी। तो आपके एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो जो आपके विटामिन है इसको आपके लियोनियन एंड जो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने विटामिन की क्या की थी, खोज की थी। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि वे विटामिन नाम किसने दिया था, तो याद रखना नाम किसने दिया था, आपके फंक ने दिया था। बोले तो ये देखिए अब एग्जाम में क्या होता है, एक तो पूरा नाम आ जाएगा, केसिमर फंक भी आ सकता है या केसिमर नहीं आके फंक भी आ सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब कई लोग बोलेंगे सर केसिमर भी आ सकता है क्या, केसिमर आने के चांस न के बराबर है, या तो आएगा तो पूरा नाम आएगा या ओनली फॉर क्या आ जाएगा, आपका फंक आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपके विटामिन के जो सिद्धांत है, अब पूछ लिया जाए कि भाई विटामिन की जो थ्योरी है ये थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखना विटामिन की थ्योरी है ये आपके हॉपकिंस एंड जो फंक है, इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। और इन्होंने क्या बताया था कि यदि विटामिन के शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो उससे ज्यादा क्या हो सकती है, शरीर के अंदर काफी ज्यादा रोग हो सकते हैं, बोले तो डिसीज हो सकते हैं। पहली चीज तो उन्होंने ये बताई। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि जो आपके विटामिन होते हैं ये जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, इनको रेगुलेट करने का काम है ये भी विटामिन करती है। कि मतलब किस टाइम पे फूड यदि नहीं पच रहा है तो उसको पता, मतलब मान लीजिए आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रिया है ये काफी ज्यादा हो गई तो क्या किया जाता है, उनको कम किया जाता है कि भाई तेरे को इतने काम नहीं करना है। यदि कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको ऑर्डर दिया जाता है कि तू काम कर। तो विटामिन होते हैं, इनका मेन रोल क्या रहता है, जो आपकी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है इनको किस टाइम पे बढ़ाना है, किस टाइम पे इसको कम करना है, इन सारी चीजों को रेगुलेट कौन करता है, आपके विटामिन करते हैं। लेकिन इनसे अपने शरीर को किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं मिलती है। अब जो आपके विटामिन है ये विटामिन सोलिबिलिटी के आधार पर, बोले तो विलेयता के आधार पे क्या होते हैं, दो तरह के आपके विटामिन हो सकते हैं। पहला विटामिन तो हो सकता है कि फेट सोलेबल विटामिन, यानी ऐसे विटामिन जो किस में घुल सकते हैं, फेट के अंदर सोलेबल हो सकते हैं, घुल सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं जल में विलय, बोले तो ऐसे विटामिन जो क्या है वाटर के अंदर घुलते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके विटामिन है ये सोलेबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। पहले बात करते हैं वाटर सोलेबल, उसके बाद में बात करेंगे अपन फेट सोलेबल। तो सबसे पहले यदि अपन देखें जो आपका वाटर सोलेबल विटामिन कौन से होंगे, तो याद रखना वाटर सोलेबल विटामिन कौन से होंगे, एक तो आपके बी विटामिन आ जाएंगे। बी विटामिन में मतलब बी कॉम्प्लेक्स में V1 आ गया,
B2 आ गया, B5 आ गया, B9 आ गया, B6 आ गया, B12 आ गया। ओवरऑल बात करें तो जितने भी आपके बी वाले विटामिन हैं ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन सी है आपका ये भी वाटर सोल्यूबल आता है। लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो विटामिन ए आ गया, विटामिन डी आ गया, विटामिन ई आ गया एंड विटामिन के आ गया। तो शॉर्ट फॉर्म में यदि आप याद रखना चाहें तो याद रखना एडिक, ADEK। तो शॉर्ट में क्या याद रख सकते हैं? एडिक। क्या याद रख सकते हैं? एडिक। मतलब जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे वो कौन से होते हैं? एडिक होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब जो बच गए वो वाले सीधी सी बात है आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो आप यदि फैट सोल्यूबल को भी याद रख लेते हैं एडिक नाम से तो बच गया कौन सा? दो ही विटामिन बचे, विटामिन बी एंड विटामिन सी, जो कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो चलिए फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो इनमें अंदर जो विटामिन है इनके अंदर आपको मेन एक तो इनका जो केमिकल नाम है ये नाम याद रखना है। इसके अलावा जो इनकी डिफेंसिसी है एंड जो इसके फंक्शन है, फंक्शन ये भी यदि बहुत रेयरली चांस होता है कि इनके फंक्शन आते हैं। मेन क्या आता है? इनका केमिकल नेम एंड इनकी कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है, कौन से रोग हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। तो बस ये दो पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। ये मैंने एक चार्ट के रूप में इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक चार्ट आप बना लेंगे तो आप भी इनको इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपन कौन से विटामिन की बात करेंगे? जो आपके फैट में सोल्यूबल विटामिन है। फैट में सोल्यूबल कौन से? एडिक, ADEK। मतलब जो एडिक विटामिन है उनको सबसे पहले देख लेंगे, ADEK, एडिक विटामिन। तो चलिए सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। तो याद रखना विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? इसको रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेटिनोल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके सोर्स की बात करें तो आपकी गाजर आ गई, मिल्क आ गया, फिश ऑयल आ गया, ये सारे फिश लिवर ऑयल आ गए, ये सारे के सारे इसके सोर्स हैं। मेन बात करें तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? यदि रेटिनॉल की बोले तो विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाती है तो थोड़ा सा देखने के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, विजन के अंदर हो सकता है एंड स्किन हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कुछ एक डिजीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें, यदि अपन इसके रोग की बात करें, डिफेंसेस की बात करें कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है, तो याद रखना जो नाइट ब्लाइंडनेस है बोले तो जो रतौंधी रोग है वो हो सकता है। इसके अलावा जीरोप्थेल्मिया है, ये डिजीज क्या हो सकती है? इसकी कमी से हो सकती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कई जगह ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई एंटी जीरोप्थेल्मिक जो विटामिन है वो कौन सा है? अब आप तो कंफ्यूज हो गए कि भाई सर ने तो ये बताया नहीं। याद रखना ये जितनी भी डिजीज है इनके आगे एंटी लग सकता है। एंटी का मतलब उस ऐसा कौन सा विटामिन होगा जो इस कमी को दूर करेगा। एंटी मतलब रोधक हो गया ना, एंटी। तो एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन कौन सा आ जाता है? विटामिन ए आ जाता है। रेटिनोल विटामिन मतलब विटामिन ए या रेटिनोल की कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है? जीरोप्थेल्मिक हो सकती है या नाइट ब्लाइंडनेस इससे हो सकती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने देख लिया। दूसरे बात करते हैं विटामिन डी की। जो विटामिन डी है इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सिफिरोल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसके कुछ सोर्स आ जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा यदि अपन इसमें फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या हो जाता है कि भाई बोन जो फॉर्मेशन होता है मतलब हड्डियों का निर्माण है अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्या होता है? कैल्शियम जो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है शरीर की वो भी थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। अब सीधी सी बात है कि कैल्शियम अब्जॉर्ब होगा ही नहीं तो सीधी सी बात है बोन का फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोन से किसकी बनी होती है? आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो चलिए इसकी कमी से देखते हैं कौन सा रोग हो सकता है। तो याद रखना विटामिन डी की कमी से यदि बच्चों में बात करें तो बच्चों में रिकेटस हो सकता है एंड जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनमें ओस्टेकोमलेशिया नामक डिजीज हो सकती है। इन दोनों में सेम ही इनका फंक्शन रहता है। बच्चों में हो गया तब रिकेटस मतलब इसके अंदर क्या होगा? बच्चों के अंदर जो हड्डियां होगी उनका डेवलपमेंट होगा वो अच्छे से नहीं होगा, कुपोषित टाइप के लगेंगे तो वो क्या हो जाता है? रिकेटस हो जाता है। ठीक ऐसे ही बड़ों में बात करें तो ओस्टेकोमलेशिया हो जाता है। उनके अंदर भी बोले तो जो आपकी बोन है, हड्डियां हैं, वो जैसे थोड़ा बहुत गिर गए, नीचे गिर गए तो हड्डियां टूट जाती है। ओवरऑल बात करें तो जो विटामिन डी है ये कैल्सिफिरोल नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम से रिलेटेड ये विटामिन आपका रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन डी। इसके अलावा देखिए जो आपका विटामिन डी था ना इसको एंटी रिकेटस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज पॉइंट आप याद रखिएगा। एंटी रिकेटस सीधा सा बात है, एंटी रिकेटस मतलब रिकेटस डिजीज के प्रति कौन सा होगा? विटामिन डी होगा। चलिए आगे बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई को क्या बोला जाता है? टोकोफिरोल के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके क्या आ जाते हैं? सोर्स आ जाते हैं। सोर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेन अपना जो फोकस है केमिकल नेम पे, फंक्शन पे एंड डिफेंसिस पे रहेगा। तो सोर्स की बात करें तो चलिए बता देते हैं जो आपके वेजिटेबल ऑयल आ गया,
आपके नट्स आएंगे, आपके आलमंड बादाम वगैरह आ गए, ये सारे के सारे विटामिन ई के सोर्स हो सकते हैं। इसकी कमी से बताते हैं कि इसका फंक्शन क्या रहता है विटामिन ई का अपने शरीर के अंदर। तो ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड फर्टिलिटी के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपका विटामिन ए होता है। यदि विटामिन ई के शरीर में कमी हो जाती है, फिर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो उनमें क्या हो सकती है, स्टेरिलिटी हो सकती है। इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। कौन, जो आपका विटामिन ई है इसको। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो जनन की जो कैपेसिटी होती है ना, वो क्या हो जाती है, इनके अंदर कम हो जाती है। ओवरऑल बात करें इसके अलावा जो मसल्स है, ये मसल्स भी थोड़ी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं विटामिन के की। तो जो आपका विटामिन के है, इसको क्या नाम जाना जाता है, फाइलोक्विनोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है जो आपका विटामिन ई है। इसके अलावा एंटी हीमोरेजिक विटामिन के नाम से भी आपका विटामिन के है, इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं तो इसका जो मेन फंक्शन रहता है, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लगा लेना, जिस टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग वाला सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पर भी विटामिन के का ब्लड क्लॉटिंग की जो अपन कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे, वहां पर विटामिन के का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो थोड़ा सा आप इसको वहां भी अच्छे से देख लीजिएगा और यहां भी अच्छे से भी पढ़ लीजिएगा। तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब सीधी सी बात है कि इसकी कमी से क्या हो जाएगा, कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर मेन ज्यादा रोल रहेगा, तो सीधी सी बात है कि कमी होगी तो टाइम पे जो ब्लड क्लॉटिंग है वो इजीली नहीं हो पाएगी। बोले तो जो घाव भरने की कैपेसिटी है, घाव से जो खून निकलता है वो टाइम पे नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि विटामिन के की क्या हो चुकी है, शरीर में कमी हो चुकी है। या बोले तो हीमोरेजिक के अंदर इसका काम होता है, या इसको एंटी हीमोरेजिक विटामिन बोलते हैं। एंटी हीमोरेजिक का मतलब कि ये खून को अच्छे से नहीं जमने देता है, चलिए मतलब क्लॉटिंग नहीं होने देगा। आगे यदि अपन बात करें तो अपन ने फैट सोलेबल विटामिन को देख लिया। अब बात करते हैं आपके वाटर सोलेबल विटामिन। तो वाटर सोलेबल विटामिन आपके दो हो गए, कौन कौन से हो गए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले हो गए एंड विटामिन आपका सी हो गया। तो चलिए सबसे पहले विटामिन बी की बात करते हैं। तो विटामिन बी के अंदर भी सबसे पहला आपका कौन सा आ जाता है, विटामिन बी1 आ जाता है। तो जो विटामिन बी1 है, इसका केमिकल नाम क्या आ जाता है, थायमिन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके फंक्शन की बात करें, सोर्स इसका क्या आ गया, आपके हिस्ट क्या आ गया, इसके सोर्स में आ गया। इसके अलावा आपकी दालें वगैरह होती है, ये भी इसके अंदर आ जाती है। फंक्शन की यदि अपन बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर क्या रहता है, विटामिन बी1 का काफी ज्यादा रोल रहता है। और विटामिन बी1 की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो आपको बेरी बेरी नामक डिजीज है, ये डिजीज भी आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात करें विटामिन बी2 की, तो विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। बोले तो जो एनर्जी की जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया प्रोसेस होती है, उसके अंदर इसका काफी ज्यादा रोल रहता है। इसके अलावा बात करें तो इसकी कमी से क्या हो सकता है, चिलोसिस एंड डर्मेटाइटिस हो सकता है। चिलोसिस की बात करें तो जो आपका चिलोसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, होठ वगैरह हो गए, क्या होता है, सूखने लग जाते हैं। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, तो वो क्या आ जाता है आपका चिलोसिस। मतलब एक तरह से उपड़ जाता है वो, जिसको अपन बोलते हैं ना कि ऐसे लाइनें लाइनें हो जाती है, रेड रेड कलर का हो जाता है, तो वो कौन सी होती है, आपकी चिलोसिस डिजीज होती है। डर्मेटाइटिस बोले तो स्किन से रिलेटेड, मतलब स्किन भी क्या हो जाती है आपकी ड्राई। ओवरऑल बात करें तो आपका शरीर क्या हो जाता है, ड्राइनेस आपके शरीर पे आ जाती है यदि विटामिन बी2 बोले तो राइबोफ्लेविन की आपकी कमी हो जाती है। इसके अलावा बहुत बात कर लेते हैं विटामिन बी3 की। तो जो विटामिन बी3 होता है, ये नाइसिन या इसको निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नाइसिन विटामिन भी बोला जाता है, नाइसिनिक एसिड विटामिन भी इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज के अंदर इसका काफी ज्यादा फंक्शन रहता है। यदि इससे शरीर में कमी हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है, पेलेग्रा नामक डिजीज हो जाती है। अब जो आपकी पेलेग्रा डिजीज है, देखिए कई बुक्स के अंदर तो ये दे रखा है कि जो आपकी पेलेग्रा डिजीज है, इसको 3D के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, 3D के नाम से जाना जाता है। कुछ के अंदर बता रखा है कि इसको 4D के नाम से भी जाना जाता है। 3D आपकी एनसीईआरटी ज्यादातर क्या है, 3D को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। 3D की बात करें तो जो आपका पेलेग्रा है, इससे 3D डिजीज हो जाती है। 3D डिजीज का मतलब हो गया, इससे डायरिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है एंड डिमेंशिया हो सकता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 3D, एक डी और बाकी रह गया, तो एक डी का मतलब यहाँ पे डेथ होता है कि उससे इंसान मर भी सकता है, इसलिए इसको 4D विटामिन भी बोला जाता है, सॉरी 4D डिजीज भी बोला जाता है। इसको 3D क्यों बोला गया, क्योंकि एक में क्या आ गया, डायरिया आ गया, डर्मेटाइटिस आ गया एंड डिमेंशिया आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं विटामिन बी5 की। जो विटामिन बी
B5 है इसको पेंटोथेलिक जो आपका एसिड है इस नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या होता है, कोएंजाइम के जैसे क्या करता है, एक पार्ट होता है, जिस तरह से कोएंजाइम होता है ना, क्रेब साइकिल वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आगे चीज आती है। आगे बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, आपकी बर्निंग फीट सिंड्रोम हो सकता है एंड फेटिग हो सकता है। फेटिग मतलब आपको थकान हो सकती है, एंड जो आपके पांव होती है, ये पांव में क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे आपको लगता है, ऐसे लगेगा जैसे आप कोयलों पे चल रहे हैं, मतलब हाथ पांव में थोड़ी बहुत क्या रहती है, आपकी जलन रहने लग जाती है, यदि विटामिन B5 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आ जाता है आपका विटामिन B6। तो विटामिन B6 की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, पायरिडोक्सिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसका मेन फंक्शन किसमें रहता है, जो आपका विजन हो गया एंड जो आपकी स्किन हेल्थ होगी, इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी कमी से आपको एनीमिया हो सकता है, बोले तो खून की कमी है वो शरीर के अंदर हो सकती है। आगे बात करें विटामिन B7, तो विटामिन B7 का एक नाम और है, इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन B7 या विटामिन H का केमिकल नाम क्या होता है, बायोटिन नाम से इसको जाना जाता है। और इसके फंक्शन की बात करें तो जो फैट की जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर ये विटामिन क्या रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, आपको हेयर लॉस हो सकते हैं, बोले तो बाल सबसे ज्यादा आपके इसके कारण झड़ सकते हैं। यदि बाल आपके झड़ रहे हैं तो आपके शरीर में बायोटिन है इसके क्या हो चुकी है, कमी आ चुकी है। तो कभी आपने वो तेल वगैरह देखा होगा सर में लगाने वाला, वो लोग कहते हैं कि भाई आप इसको सर पे लगाओगे तो बाल वगैरह ग्रोथ वगैरह हो जाएगी, तो उसमें देखना आपको जब उसमें लिखा रहता है ना कि कौन कौन से आपके इंग्रेडिएंट उसमें मिलाए हुए हैं, तो उसमें आपको बायोटिन का नाम है वो जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं विटामिन B9 की। जो विटामिन B9 है इसको फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपकी डीएनए हो गया, आपकी आरबीसीज हो गया, इनके सिंथेसिस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब यदि शरीर में विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इससे हो सकता है। मेगलोब्लास्टिक मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपकी आरबीसी रहेगी, इसके साइज नॉर्मल आरबीसी के कंपैरिजन में आरबीसी की साइज क्या हो जाती है, काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेगलोब्लास्टिक मतलब मेगा हो जाएगी, बोले तो बड़ी हो जाएगी। अब एनीमिया हो जाता है मतलब आरबीसी की साइज बड़ी होगी, जिससे क्या होगा, शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। इसके अलावा माउथ में क्या हो सकते हैं, अल्सर भी हो सकते हैं, कई बार मुंह वगैरह में छाले हो जाते हैं, तो आपको बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। ऑलमोस्ट आपके जितने भी बी वाले विटामिन रहते हैं ना, इनका मेन काम क्या रहता है कि जो भी ज्यादातर आप कोई भी टेबलेट देखोगे ना, उसमें बी कॉम्प्लेक्स है वो आपको जरूर देखने का मिलेगा, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स ज्यादातर हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा B12 की बात करें तो B12 को क्या बोला जाता है, साइनोकोबालेमाइन इसको बोला जाता है। तो जो आपका इसका फंक्शन क्या रहता है, जो आपका नर्वस सिस्टम में फंक्शन हो गया एंड जो आपकी आरबीसी है, इसके अंदर इनका काफी ज्यादा रोल रहता है। इसकी कमी से कौन सी हो जाती है, परकिनियस नामक जो एनीमिया है वो हो जाता है, बोल तो सिकल सेल एनीमिया इससे हो जाता है। अब सिकल सेल एनीमिया क्या हो जाता है कि इसके अंदर जो आपकी आरबीसी है, ये आरबीसी क्या होती है, राउंड नहीं होकर कैसी हो जाती है, आपकी हंसिया आकार क्या हो जाती है, आपकी आरबीसी की साइज हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। तो आपके सिकल सेल एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से हो सकता है, क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि कौन से, विटामिन B12 या बोले तो साइनोकोबालेमाइन जो आपका विटामिन है, इसकी कमी से ये डिजीज हो सकती है। चलिए अब आगे आपका आ जाता है बी कॉम्प्लेक्स, सारे आगे। अब आ जाता है आपका लास्ट एंड फाइनल कौन सा आ जाता है, विटामिन सी, जो क्या है एक तरह का वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। जो आपका विटामिन सी है इसको क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। जितनी भी खट्टी चीजें आती हैं, ये मान लीजिए जितनी भी खट्टी चीजें आती हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, आपका विटामिन सी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका मेन काम क्या रहता है, जो कोलेजन का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इसकी कमी से आप में स्कर्वी नामक डिजीज है, ये डिजीज भी हो सकती है। तो ये अपन ने बात कर ली विटामिन की। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जो आपका गाजर है, मतलब गाजर यानी जो आपकी कैरोट होती है, गाजर का जो लाल पीला रंग है वो किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है। और जब भी हम गाजर खाते हैं, जिस टाइम पे मैंने आपको लीवर पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि लीवर के अंदर कौन से विटामिन का सिंथेसिस होता है। तो लीवर के अंदर जो विटामिन ए है उसका सिंथेसिस होता है। मतलब जिस टाइम पे हम गाजर खाते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो आपका कैरोटीनॉइड है, इसका किसके कारण रहेगा, लाल। और कैरोटीनॉइड मतलब जो आपकी गाजर होती है उसके अंदर
विटामिन ए प्रेजेंट होता है, और जो अपन गाजर खाएंगे उसका सिंथेसिस कहां होगा, आपके लीवर में होगा, और जो आपका लीवर रहेगा उस गाजर में से विटामिन ए को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। एक चीज आपको याद रखनी है कि विटामिन ए का सिंथेसिस कहां होता है, आपके लीवर के अंदर होता है। आगे बात करें तो याद रखना, जो अभी अपने बात की थी बेरी-बेरी डिजीज की, B1 विटामिन की कमी से होती है जो बेरी-बेरी डिजीज, तो ये जो बेरी-बेरी डिजीज है ये आखिरकार क्यों होती है, ये उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब जो इंडिया के वो इलाके हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी जहां पर सफेद चावल, जो पॉलिशदार चावल होते हैं ना, उनको खाया जाता है ना, जिसके कारण क्या हो जाती है, बेरी-बेरी नामक डिजीज हो जाती है। इसके अलावा याद रखना कि मतलब भारत के अंदर वो जगह जहां पर आपका ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इनकी रोटी खाई जाती है या इनको सेव खाया जाता है, तो इन्हीं के कारण क्या हो जाता है, जो आपकी पेलेग्रा नामक डिजीज है, B3 डिजीज है, सॉरी विटामिन B3 की कमी से ही पेलेग्रा नामक डिजीज है, ये आपकी हो सकती है। किसके कारण, यदि आप ज्यादा ज्वार एंड मक्का इन दोनों का कंटिन्यू आप सेवन कर रहे हैं, कंटिन्यू खा रहे हैं, तो आपको पेलेग्रा नामक डिजीज है, पेलेग्रा नामक डिजीज होती है। तो पेलेग्रा का ये जो डिजीज है ये देखने को मिलती है, जिसको मैंने आपको 3D 4D के नाम से भी बताया था ना, वही वाली ये डिजीज है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, अपना जो अगला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन आ जाता है, वाटर आ जाता है। तो वाटर की बात करें तो जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, H2O होता है। एंड जो आपका वाटर होता है इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो आपका वाटर होता है ये बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए भी क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरी होता है। बोले तो बायोकेमिकल रिएक्शन का एक मीडियम होता है, ये माध्यम होता है, कौन, आपका वाटर होता है। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है, आपने ऊंट देखा होगा, ऊंट के ऊपर आपने यहां पीछे की साइड में कुबड़ देखी होगी, वो जो ऊंट के अंदर जो कुबड़ प्रेजेंट होती है ना, उस कुबड़ में क्या होती है, फैट प्रेजेंट होती है। वो कुबड़ में क्या होती है, फैट प्रेजेंट होती है। अब आपने देखा होगा कि ऊंट एक बार में काफी ज्यादा पानी पी लेता है, कुछ हफ्तों तक वो बिना पानी पिए रह सकता है। तो वो बिना पानी पिए कैसे रख सकता है कि उसके ऊपर जो कुबड़ रहती है ना, वो कुबड़ क्या करती है, फैट से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए वो काफी दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि ऊंट की जो कुबड़ होती है उसके अंदर फैट प्रेजेंट होती है, और इस फैट के द्वारा ही वो क्या करता है, उस फैट को वाटर में कन्वर्ट कर लेता है, तभी वो काफी दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। इसीलिए तो ऊंट को रेगिस्तान का राजा बोला जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं है। पानी नहीं है तो सीधी सी बात है, जरूरी ही सबसे ज्यादा पानी है, पानी बिना तो जीवन भी नहीं है, जल है तो कल है। चलिए आगे बात कर लें, जो आपका वाटर है, ये जो आपका टेम्परेचर है शरीर का, उसको रेगुलेट करना, उसको नियंत्रित करने में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपने देखा होगा गर्मी लगती है तो चलो भाई नहा लेते हैं, नहा रहे हैं मतलब पानी यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं मतलब शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका वाटर रहता है, इस वाटर के अंदर कुछ एक साल्ट प्रेजेंट रहते हैं, कुछ एक लवण प्रेजेंट रहते हैं, जिसी के कारण क्या होता है, वाटर अपन को थोड़ा पीने में क्या आता है, मजा आता है। तो अपन वो देखते हैं कि भाई अब कौन कौन से साल्ट है, ये आपके शरीर में इनकी जरूरत होती है। तो चलिए अब साल्ट की बात कर लेते हैं। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका सोडियम एंड पोटेशियम, इनका क्या इंपॉर्टेंट रहता है शरीर में। तो सोडियम एंड जो पोटेशियम होता है ये आपका नर्वस सिस्टम हो गया, एंड जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर इनके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा कैल्शियम की बात करें तो जो कैल्शियम होता है कि सीधी सी बात, आपकी हड्डियां आ गई, बोले तो आपकी बोन्स आ गई, कार्टिलेज आ गई, आपकी मसल्स आ गई, आपके दांत आ गए, टीथ आ गए, इन सब के लिए आपका कैल्शियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आगे बात करें फास्फोरस की, तो जो फास्फोरस है ये आपके हड्डियों के फॉर्मेशन के अंदर, डीएनए के निर्माण में, एंड जो कोशिका झिल्ली है उसके फॉर्मेशन में, एंड जो आपके दांत है उसके लिए भी क्या होता है, फास्फोरस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, रोल रहता है। इसके अलावा आपके सेलेनियम की बात करें तो जो सेलेनियम होता है कि विटामिन ई की सक्रियता, बोले तो विटामिन ई को एक्टिवेट करने का काम क्या होता है, सेलेनियम का रहता है। आगे बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की, तो जो आपका मैग्नीशियम है ये जो आपका क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जिस टाइम में बोर्ड नहीं पढ़ेंगे तब आप और अच्छे से अपन देख लेंगे कि भाई क्लोरोफिल आखिरकार क्या होता है। आगे बात करें कोबाल्ट की, तो जो आपका कोबाल्ट है ये विटामिन B12 के लिए, साइनो कोबाल्ट एमाइन मैंने बताया था ना, विटामिन B12 का नाम होता है केमिकल नेम। तो बस जो आपका कोबाल्ट है ये किसमें देखने को मिलता है, विटामिन B12 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आगे बात कर
लेते हैं जिंक की। तो जिंक की बात करें तो जो आपका जिंक होता है ये इंसुलिन जो हार्मोन रहता है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड कॉपर होता है ये एंजाइम्स के लिए काफी जरूरी रहता है। इसके अलावा जो आयोडीन होता है ये आयोडीन होता है जो आपकी थायराइड ग्लैंड रहती है, थायराइड जो आपकी ग्लैंड रहती है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जो लेमिनेरिया समुद्री शैवाल होता है उनको भी आयोडीन की काफी ज्यादा जरूरत चाहिए। तो सीधी सी बात है, आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड जिस टाइम पे अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं आयरन। जो आपका आयरन होता है ये जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीमोग्लोबिन जिस टाइम पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको हीमोग्लोबिन के बारे में भी पता चल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फ्लोराइड की। तो जो आपका फ्लोराइड होता है ये आपके दांतों के लिए एंड हड्डियों के लिए दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो आपका पानी होता है उस पानी में फ्लोराइड की जो मात्रा है मिनिमम से मिनिमम कितनी होनी चाहिए, आप मतलब ज्यादा से ज्यादा आपकी 1 ppm हो सकती है। इससे ज्यादा यदि फ्लोराइड की मात्रा आपके पानी के अंदर है तो आपको क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कंकालीय फ्लोरोसिस हो सकता है। बोले तो आपने देखा होगा कि कई बार जिस गांव के अंदर ज्यादा खारा पानी होता है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर प्रेजेंट के टाइम में तो ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है। पहले आपने देखा होगा कि लोगों में क्या आ जाती थी, कुबड़ आ जाती थी। वो कुबड़ किस लिए आती है, क्योंकि पानी के अंदर यदि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है उससे कुबड़ आ जाती थी। इसके अलावा दंत फ्लोरोसिस हो सकता है। बोले तो जो दांत मतलब जो फ्लोराइड का ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा फ्लोराइड पानी पीते हैं, उनके दांत पे भी क्या आ जाती है, येलो सीड है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो दांत भी क्या हो सकते हैं आपके, इससे पीले हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो आपके फाइबर्स हैं इन फाइबर्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो आपके फाइबर्स हैं ये फाइबर्स सीधी सी बात है कि ज्यादातर जो आपकी सब्जियां होती हैं उनके अंदर आपको फाइबर्स है, ये फाइबर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपकी पत्ता गोभी हो गया, खीरा हो गया, शकरकंद आ गया, गाजर आ गया, पालक आ गया, ककड़ी आ गया, इन सब के अंदर आपको फाइबर्स है, ये फाइबर्स देखने को मिलेगा। यदि अच्छे से कभी कभी आपने देखा होगा कि यदि आप सब्जी नहीं खाते हैं 1-2 दिन तक तो आपको थोड़ा सा आपको कब्ज हो जाती है, आपको थोड़ा सा आपका प्रेशर नहीं बन पाता है। तो वो प्रेशर क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि अपने शरीर में फाइबर्स की क्या हो गई है, कमी हो गई है। कभी भी आप ट्राई करके देखना, 4-5 दिन तक कंटिन्यू आप सब्जी मत खाना, ओनली 4 रोटी खाना, तो आपको क्या होगी, थोड़ी सी कब्ज की समस्या आ जाएगी। तो कब्ज की समस्या के लिए क्या होता है, फाइबर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदेमंद होता है। अब क्या होता है कि यदि आप फाइबर खाते हो तो फाइबर खाते हो तो इसका बेनिफिट क्या है, आपने रोटी खाई है, आपने रोटी खाई है तो रोटी के अंदर सीधी सी बात है आटा है, उसके अंदर मैदा है, तो ये क्या करते हैं आपके इंटेस्टाइन पे जाके चिपक जाते हैं। अब इंटेस्टाइन में यदि चिपक गए तो सीधी सी बात है कि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा, वो तो चिपक गए। अब उनको वहां से उतारना है तो वहां पर उतारने का, उनसे इंटेस्टाइन से उतारने का काम कौन करती है, आपकी सब्जियां करती हैं। बोले तो आपके फाइबर्स करते हैं। ये क्या करते हैं, आपके जो भी मैदा आटा होता है, ये जो भी आपके हाथ में फंस जाता है तो उसको अच्छी तरीके से बाहर निकाल के अपने शरीर को क्या करते हैं, अच्छी तरह से रेगुलेट करने का काम किनका रहता है, फाइबर्स का रहता है। और फाइबर्स की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो उससे क्या हो सकती है, आपको कब्ज हो सकती है। चलिए, तो ये अपन ने सारे के सारे क्या बात कर लिए, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपन ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये चीजें आपकी केमिस्ट्री में आ जाएगी। तो अभी मैंने आपको ये करा दी। अब क्या रहेगा, जिस टाइम पे आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही है तो केमिस्ट्री की क्लास के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वो जिस टाइम पे केमिस्ट्री में चीज कराएंगे उस टाइम पे इनको भी वो उसी टाइम पे करा देंगे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं रहना है, ये वाला पोर्शन अपन ने कर दिया, ये पोर्शन आपको केमिस्ट्री वाले सर हैं वो क्या करवा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। तो आज अपना क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज अपने क्या हो जाती है, 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो ओवरऑल बात करें तो अपने जो लेक्चर है ये लगभग 3.5-4 घंटों के अंदर अपन ने क्या कर दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है। अब जैसे जैसे अपने लेक्चर पूरे होते जाएंगे उसके बाद में जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, मैराथन क्लासेस हो गई, इनको अपन क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो कंप्लीट अपना सिलेबस अपन देखने वाले हैं, कंप्लीट साइंस का देखने वाले हैं, अपन बायोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे आपकी फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो ओवरऑल यदि अपन बात करें तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। एंड थैंक यू सो मच। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।